नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक यार टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पार्ट 9 में इकरारनामा मैं कब्जे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हमें प्रवेश करना होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से प्रवेश करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा पेज शो होगा जहाँ पर आपको संपत्ति पंजीकरण में आवेदन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नवीन आवेदन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जिस भी जनपद में संपत्ति पंजीकृत होनी है वह आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील कौन सी लगती है वह सेलेक्ट करना है। उसके बाद उपनिबंधक कार्यालय और उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाल देना है पक्षकार का, जिसे भी आप प्रस्तुतकर्ता के रूप में रखना चाहते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालना है एक 8 डिजिट का और वही पासवर्ड पुनः इस वाले कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में शो हो रहे कैप्चे को फिल कर देना है और उसके बाद प्रवेश करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी जिसे आपको कहीं पर सेव करके रख लेना है ताकि आप भविष्य में इसके माध्यम से लॉगिन कर सकें। इसके बाद आपको प्रयोक्ता लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ से वही जनपद सेलेक्ट करना है जिस जनपद को आपने पूर्व में सेलेक्ट किया है। उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है जो पासवर्ड आपने बनाया था और उसके बाद शो हो रहे कैप्चा को इस कॉलम में फिल कर देना है और उसके बाद प्रवेश करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रपत्र भरने के चरण मिलेंगे, जिसे पहले चरण पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से संव्यवहार की प्रकृति में अचल संपत्ति का अंतरण बही संख्या 1 में लेखपत्र के प्रकारों में आपको विक्रय अनुबंध विलेख कब्जे का सिलेक्शन कर लेना है। इसी के नीचे आपको विक्रय अनुबंध विलेख बिना कब्जे का ऑप्शन भी मिलता है, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको नहीं पता है कि विक्रय अनुबंध विलेख कब्जे और बिना कब्जे में क्या अंतर है, तो आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 बेसिक नॉलेज वाला देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विक्रय अनुबंध विलेख कब्जे की। उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद नीचे लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता का विवरण भरना है, जिसमें आपको सबसे पहले नाम में लगने वाले श्री, श्रीमती, सुश्री या कुमारी का सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद जो भी आप प्रस्तुतकर्ता रखना चाह रहे हैं उसका नाम हिंदी में इस कॉलम में फिल कर देना है और अंग्रेजी में इस कॉलम में फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता इस लिस्ट में से आपने जिसको भी बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर विक्रेता को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले विकल्प पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं द्वितीय चरण पर और द्वितीय चरण पर आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया लेखपत्र का प्रकार, दिनांक, तहसील और जनपद यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे संपत्ति का प्रकार को सिलेक्शन करना है। जिस भी संपत्ति का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कृषि है, आवासीय है, व्यावसायिक है, औद्योगिक है, संस्थागत है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर कृषि सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कृषि भूमि जो है वो कहाँ पर स्थित है वह सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट में से। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी क्षेत्रफल है संपत्ति का वो यहाँ डाल देना है। इसके बाद संपत्ति के विवरण वाले कॉलम में संपत्ति जो भी है, कृषि भूमि है तो कृषि भूमि लिख देना है, मकान, दुकान जो भी है वो लिख देना है और संपत्ति प्राप्ति के स्रोत में जो जिस भी प्रकार से विक्रेता को संपत्ति प्राप्त हुई थी वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं विक्रेता को जो संपत्ति प्राप्त है वो वसीयत से प्राप्त है और जो वसीयत थी वो अपंजीकृत थी, पंजीकृत नहीं थी। तो अपंजीकृत वसीयत का आदेश का दिनांक यहाँ पर आपको डाल देना है और वाद के पक्षकारों का नाम या फिर वसीयतकर्ता का नाम आपको इस कॉलम में डाल देना है। इसके बाद नीचे कृषि जमीन पर कोई नलकूप है कि नहीं है उसको सिलेक्शन करना है और उसके बाद वृक्षों की संख्या, यदि कृषि भूमि पर कोई वृक्ष है तो उनकी संख्या यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर कृषि जमीन पर कोई निर्माण है तो हाँ या नहीं कर देना है। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें पहला है चकबंदी गांव। यदि गांव चकबंदी में चल रहा है तो चकबंदी गांव पर क्लिक करना है। दूसरा है संक्रमणीय घोषित किए गए घाटे, यदि घाटा संक्रमणीय घोषित किया गया है तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आदेश संख्या भी डालनी होती है। यदि इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर एक यूनिक कोड डालना होता है ज़मीन का, जो कि उत्तर प्रदेश भूलेख वेबसाइट से मिल जाएगा।
यूनिकोड कैसे निकालते हैं ये बात मैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पार्ट 4 यानी कि कृषि के बैनामे की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम चकबंदी गांव को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हमको मिलता है अन्य निर्देश वाला कॉलम। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे निर्देश सामने आ जाते हैं। ये निर्देश दोस्तों अलग अलग संपत्ति पर अलग अलग उपनिबंधक कार्यालयों पर लागू होते हैं। ये आपको देख लेना है। अगर जो भी निर्देश आपके उपनिबंधक कार्यालय पर लागू हो रहा है और आपकी संपत्ति के अनुसार है, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक बैनामे में या हर एक रजिस्ट्रेशन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मुझे भी यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्टाम्प में छूट का विवरण है, जो आपको मैं बैनामे वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना होता है। सेगमेंट में आपको अपनी संपत्ति की स्थिति को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर सामान्य कृषि भूमि की दर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रतिफल, यहाँ पर आपको वो धनराशि लिखनी है जो क्रेता पक्ष विक्रेता पक्ष को समय अनुबंध दे रहा है। उसके बाद विद्युत संयोजन संख्या, जल संयोजन संख्या, यदि कृषि भूमि में कोई है तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि आपके यहाँ नवीन रेट लिस्ट लागू हो चुकी है तो आपको इस कॉलम पर क्लिक करना है, यदि नहीं हुई है तो छोड़ देना है। इसके बाद अनुबंध पत्र के स्टाम्प शुल्क समायोजन का विवरण, यदि इससे पूर्व कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसका स्टाम्प आप यहां से समायोजित कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना होता है मूल्यांकन करें वाले बटन पर क्लिक, जिससे हमारी संपत्ति का मूल्यांकन हो जाता है। दोस्तों हमारी संपत्ति का मूल्यांकन हो चुका है। यहाँ पर हमारा वास्तविक बाजारी मूल्य आ चुका है जो कि सौदा धनराशि है, और इसके नीचे वास्तविक स्टाम्प शुल्क आ चुका है और कुल देय निबंधन शुल्क भी आ चुका है। दोस्तों कभी कभी ये गलत आ जाता है तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी। तो हमारा सही आ रहा है, मैंने देख लिया है, और यहाँ से आप इसकी निबंधन फीस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है चौहद्दी यानी कि सीमा। संपत्ति के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में किस किस की संपत्ति है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आता है खसरा नंबर। यहाँ पर आपको संपत्ति का खसरा नंबर लिख देना है। यदि एक से अधिक खसरा नंबर हैं तो आपको वह करके लिख देना है या फिर आपको कॉमा लगा देना है। दोस्तों हमने खसरा नंबर लिख दिया है और उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। संपत्ति के विवरण वाले पेज पर यानी कि सेकंड चरण पर हमने जाना कि अनुबंध विलेख कब्जा और विक्रय पत्र यानी कि बैनामे की ऑनलाइन करने की लगभग सेम ही प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर हम केवल कृषि भूमि का ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यदि आप मकान का, दुकान का या फिर प्लॉट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, इकरारनामा, कब्जे का, तो उसी संपत्ति के बैनामा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों इससे आगे की प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ। पहले आपको विक्रेता जोड़ना है, फिर उसके बाद आपको क्रेता जोड़ना है। दोस्तों यहाँ पर हम मान रहे हैं जो क्रेता पक्ष है वह न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से अपनी संपत्ति को विक्रय कर रहा है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने क्रेता का एड्रेस डाल दिया और यहाँ से हमने न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को चयन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको उस न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक का नाम लिख देना है। उसके बाद उसके संरक्षक का नाम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर यहाँ डालना, नहीं है तो फॉर्म 60 फिल करना है। फॉर्म 60 कैसे फिल करते हैं इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर व्यवसाय सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं और उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगर एक से अधिक क्रेता हैं तो आपको क्रेता बटन पर क्लिक करना है और क्रेता जोड़ देने हैं। हमारे विक्रेता जुड़ चुका है, क्रेता जुड़ चुका है। उसके बाद हम गवाह जोड़ते हैं। गवाह जोड़े वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक के बाद एक 2 गवाह जोड़ देने हैं। यहाँ पर आपको गवाह का नाम लिखना है। दोस्तों यदि किसी पक्षकार का माता पिता नहीं है तो फिर अन्य का सिलेक्शन करना है, या फिर कोई लिखवाना नहीं चाह रहा है तो अन्य का सिलेक्शन करना है, और जो केयर ऑफ है उसका संरक्षक है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो अन्य विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। एक कमेंट आया था कि अन्य का कब चयन किया जाता है, तो यहाँ पर चयन किया जाता है। और यहाँ पर आपको स्थायी पता डाल देना है, यहाँ पर व्यवसाय और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर, उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित कर देनी है। दोस्तों इसी तरह से आपको दूसरे गवाह को जोड़ना है, जिसके लिए आपको गवाह जोड़े वाले बटन पर क्लिक करना है और दूसरे गवाह का विवरण लिख देना है।
मैंने सभी पक्षकारों को विवरण जोड़ दिया है। एक विक्रेता, एक क्रेता, 2 गवाह यहाँ पर आ चुके हैं। यदि इनमें से किसी के भी विवरण में कोई कमी है, संशोधन करना है, तो आप संशोधन करें वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जो भी आपको संशोधन करना है वो संशोधन करेंगे और संशोधन करने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ संशोधन करा और प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद हमारा संशोधन हो चुका है। अब इसके बाद हमें चलना है अगले चरण पर, जिसका नाम है पूर्वावलोकन। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर आपका संपत्ति का विवरण आ जाता है, जो भी अभी तक आपने फिल किया है। दोस्तों यहाँ पर भी आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर ये संशोधन करना है, हमारा खेत अजय कुमार लिखा है, यहाँ पर हम किसी और का खेत दर्शाना चाह रहे हैं, तो हम संपत्ति का विवरण वाले चरण पर जाएंगे और यहाँ पर संशोधन करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। संपत्ति के विवरण वाला पेज ओपन हो चुका है। जहाँ पर भी हमें संशोधन करना है उसको हम यहाँ पर संशोधन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई संशोधन मूल्यांकन करने वाले बटन से ऊपर का है तो आपको पहले संशोधन करना है, उसके बाद मूल्यांकन करने वाले बटन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि कोई संशोधन मूल्यांकन करने वाले बटन के नीचे का है तो आपको पहले मूल्यांकन करने वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद संशोधन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका संशोधन नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा चौधरी का संशोधन था, तो हम यहाँ पर चौधरी पर गए और दक्षिण में हमारा जो खेत था किसी और का था, वो नाम लिखा हमने। इसके बाद दोस्तों ऊपर देख लेना है, जो वास्तविक बाजार मूल्य है, वास्तविक स्टाम्प शुल्क है, निबंधन शुल्क है, उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप मूल्यांकन करें वाले बटन के ऊपर कोई संशोधन ऐसा करते हैं जिससे संपत्ति के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, उसके स्टाम्प पर प्रभाव पड़ता है, उसकी निबंधन शुल्क पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि आपकी वास्तविक बाजार मूल्य सही है कि नहीं है, स्टाम्प शुल्क सही है कि नहीं है, या निबंधन शुल्क सही है कि नहीं है। वो सब सही करने के बाद ही आपको प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने एक मैसेज शो होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा संशोधन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है, संशोधन हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है और नीचे जाना है और यहाँ पर आपको बटन मिलता है वापस जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों पूर्वावलोकन पर फिर से आ जाते हैं हम, और अब हमें देख लेना है कि हमारा जो हमने संशोधन करा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा संशोधन हो चुका है, हमने देख लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर चौहद्दी चेंज करी थी किसी की, तो वो चेंज हो चुकी है। अब इसके बाद आपको अगले चरण पर क्लिक करना है और आगे आने वाले स्टेप्स को कंप्लीट करना है। दोस्तों आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे कि मैं आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बता चुका हूं। यदि आपको नहीं पता है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आगे की प्रोसेसिंग को जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टेक्निकल अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।